गुड़गांव के ऊपर एक और पॉडकास्ट में आपका स्वागत है और इस पॉडकास्ट में चार चांद लगाने के लिए आज फिर एक बार हमारे चैनल पे हाजिर है विजय भाई। कैसे हो? बहुत बढ़िया राजन भाई। बड़े मुश्किलों से आपका समय मिलता है। मोस्ट वेलकम। हम तो बस इंतजार करते हैं कि कब हम दोनों भाई मिले। बिल्कुल सर, मिलना जुलना बनता रहना चाहिए क्योंकि गुड़गांव को आगे बढ़ते देखना हम दोनों को पसंद आता है ना। बिल्कुल सर, आप और हम दोनों इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ जुड़े हुए हैं। मैं सबसे पहले चाहूंगा कि इस पॉडकास्ट की शुरुआत हो, आप पहले ऑडियंस को बताएं अपने बारे में जरा, उसके बाद भाई हम डिटेल में बात करते हैं। बिल्कुल जरूर राजन भाई। मेरा नाम विजय कंबोज है। मैं वन ऑफ द फाउंडर हूँ ब्रिकेक्स इंफ्रा के अंदर। हम ब्रिकेक्स इंफ्रा में 3 फाउंडर हैं। मैं विजय कंबोज, मिस्टर शेर सिंह राठौड़ और अमित रांगी। तीनों ने जो ये जर्नी स्टार्ट करी थी, ऑलमोस्ट 10 साल पहले हमने ये जर्नी स्टार्ट करी थी। ब्रिकेक्स की जो नींव थी वो 10 साल पहले हमने तकरीबन रखी थी। और मेन रोल जो रहता है किसी भी बिल्डर के साथ या क्लाइंट के साथ, कस्टमर और बिल्डर के जो बीच का जो गैप है, जो वो एज ए ब्रिज हम बन के उस गैप को मेंटेन करते हैं। किसी कस्टमर को कोई कंफ्यूजन है प्रोडक्ट को लेके या लोकेशन को लेके, कोई भी किसी तरह का चैलेंज आ रहा है, तो वो हम कहीं ना कहीं कस्टमर के साथ खड़े होते हैं और कस्टमर को सपोर्ट करते हैं। यानी एज ए हम रियल एस्टेट के अंदर कहने का मतलब कंसल्टेंट का काम कर रहे हैं। लाइक डॉक्टर वो भी है जो एक क्लिनिक छोटा सा मोहल्ले में खोल के बैठा है, डॉक्टर वो भी है जो एक फोर्टिस या एम्स में एक डिग्री लेके बैठा है। तो सिंपल भाषा में अगर मैं आपको बताऊं तो राजन भाई, ये एक हम रियल एस्टेट के अंदर एज ए इस चीज की एक्सपर्टी के साथ बैठे हैं, तजुर्बे के साथ बैठे हैं। किसी भी कस्टमर को अगर कोई गाइडेंस देंगे, वो बिल्कुल राइट गाइडेंस मिलती है। वो चाहे हमारे यहाँ से मिले चाहे टीम के यहाँ से मिले। टीम को भी प्रॉपर ट्रेन किया जाता है कि आपने क्या आगे प्रेजेंट करना है, कैसे ब्रीफ करना है, क्योंकि हर कोई कस्टमर हमारे तक पहुँच नहीं पाता। इनिशियली स्टेज पे तो टीम पे ही होता है। तो मेन जो काम है वो यही है कि कस्टमर तक सही जानकारी पहुँचाना। कस्टमर का टाइम पैसा सब सेव करते हो आप। बिल्कुल, मेन मुद्दे की बात ये है। बिल्कुल सर। अब इसको हम सबसे पहला सवाल देखो, आपने बोला 10 साल से, मतलब 2 डेकेड से आप इस फील्ड में हो, रियल एस्टेट में। मैं ये जानना चाहता हूँ कि जब किसी स्टेट में इलेक्शंस होता है और सेम गवर्नमेंट कंटिन्यू करती है, हाँ, तो रियल एस्टेट में कितना प्रभाव पड़ता है और इन्वेस्टर के ऊपर इसका कितना बड़ा प्रभाव पड़ता है? सर इसकी आई थिंक बताने की जरूरत नहीं है। पिछले आई थिंक 1 वीक से एनसीआर नहीं, पूरा इंडिया देख रहा है गुड़गांव में क्या हो रहा है। गवर्नमेंट सेम रिपीट होने का जो भी एक एडवांटेज है, और वो होते हुए भी ये एक तो होता है कि हवा कभी भी एक बबल बनाया जाता है कि ये हो गया, उस बिल्डर का ये प्रोजेक्ट है 1 डे में सोल्ड हो गया। बट एक्चुअल नंबर्स हैं, मैं कह रहा हूँ जो भी हो रहा है ना, एक्चुअल नंबर हैं। रीज़न क्योंकि देखो पिछले 2-3 महीनों से तो क्या है कि थोड़ा सा मार्केट के अंदर थोड़े नेगेटिव क्वेश्चन चल रहे थे कि भाई रियल एस्टेट के अंदर अब थोड़ा स्टॉपेज आएगा। उसका कोई रीज़न, कोई गवर्नमेंट नहीं था कि गवर्नमेंट चेंज ना हो जाए या कुछ। रीज़न ये था कि मार्केट बहुत ज़्यादा पीक पे पहुंच चुकी है, शायद लोगों को कहीं ना कहीं ये लगता था। बट क्या कि लोग कभी भी, कई बार क्या होता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं देख रहे होते कि मार्केट अपडेट हो रही है, मार्केट का प्राइस अपर साइड में जा रहा है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर भी तो साथ साथ उसी तेजी की रफ्तार में कहीं ना कहीं डेवलप हो रहा है। या तो प्राइस बढ़ते जा रहे हो और इंफ्रास्ट्रक्चर आपका वहीं खड़ा है, तो हम जरूर मान सकते हैं कि कहीं ना कहीं एक स्टॉपेज लगता है। ठीक है, प्लस साथ में इलेक्शन वाला भी एक मुद्दा बन गया था कि हाँ अभी इलेक्शन भी होने वाले हैं, 2-3 महीने पड़े हैं, तो उसका भी देख लेते हैं क्या होता है। तो अब इलेक्शन भी हो गए हैं, रिजल्ट भी आ गए हैं, प्लस साथ में नवरात्रि जैसा शुभ अवसर जो कि रियल एस्टेट के लिए बहुत ही एक अच्छा समय रहता है, वो भी साथ ही आ गया। तो कहीं ना कहीं पिछले 8-10 दिन में आप ये मान के चलो कि गुड़गांव की मार्केट में तो एक अलग ही धमाल सा ही मचा हुआ है। समझ नहीं आ रहा कि इतने एकदम से बायर कहाँ से निकल के आ रहे हैं। उसका जो हमारे पास जो हमारी रिपोर्ट कहती है वो यही है, जो हमारा इन्वेस्टर के साथ इंटरेक्शन रहता है वो ये ही निकल के आया कि कोई भी अच्छा इन्वेस्टर है ना, आज वो कहीं ना कहीं एक चैनल से ज्यादा जानकारी लेके बैठा है। बिकॉज क्योंकि आज वो जमाना नहीं है कि आप किसी भी क्लाइंट को कुछ भी बताओगे, कुछ भी समझाओगे, वो आएगा, मानेगा, समझेगा और चला जाएगा।
आज इन्वेस्टर आप ये मान के चलो कोई भी प्रोडक्ट देखने आ रहा है, विजिट करने आ रहा है, वो उस प्रोडक्ट को हमारे पास आने से पहले उसका पूरा निचोड़ निकाल के बैठा है, क्योंकि आज की डेट में ऑनलाइन का जमाना है, सारी चीजें ऑनलाइन अवेलेबल होती हैं। उसमें 10 में से मैं कहूँगा 8 चीजें फेक भी ना, बट इतना पैसा जिसके पास है वो भी समझदार है कि ये फेक कौन सी हैं और जेन्युइन कौन सी हैं। तो सब कुछ वो अपनी R&D करके आता है, क्योंकि मार्केट को जो रन करता है वो इंडिविजुअल नहीं, वो रन करता है इन्वेस्टर। करेक्ट। इन्वेस्टर थोड़ा सा कहीं ना कहीं थोड़ा सा रुका हुआ था, वेट कर रहा था कि 2-3 महीने वेट किया जाए, तो अब वो वेट कंप्लीट हो गया है। तो इसीलिए एकदम वो मार्केट के अंदर नंबर्स जो हैं वो कहीं ना कहीं बहुत अच्छे निकल के आ रहे हैं, जंप बिल्कुल बिल्कुल। अब आपने कहा कि इन्वेस्टर का जो माहौल है, जो इन्वेस्टर के बीच का माहौल है वो बहुत अच्छा है, नंबर्स भी जंप हो रहे हैं। बिल्कुल जी। इसी में एक अगर आप देखोगे तो कुछ दिन पहले एक रिपोर्ट आई थी कि मुंबई को पीछे छोड़ के गुड़गांव ऊपर आ गया है। बिल्कुल। और वो भी अबव 5 करोड़ के फ्लैट्स में, मतलब लग्जरी फ्लैट्स की बात कर रहे हैं। बिल्कुल डेफिनेटली। भाई ये बताओ कि ये समझाओ जरा कि ये हुआ कैसे, मतलब गुड़गांव को सबसे बड़ा इसका कारण क्या रहा है? देखो राजन भाई, लग्जरी जो सेगमेंट है ना, लग्जरी सेगमेंट में कहीं ना कहीं गुड़गांव का मुंबई को भी पीछे छोड़ने का सबसे बड़ा रीजन है इंफ्रास्ट्रक्चर। गुड़गांव जो डेवलप हुआ, गुड़गांव के अंदर एक ही कमी थी कि लोग कहीं ना कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज गुड़गांव थोड़ा सा पीछे था। ये चीज रियलिटी भी है, बिकॉज क्योंकि गुड़गांव जो डेवलप हुआ ना वो बहुत फास्ट डेवलप हुआ। तो जब कोई भी काम हम बहुत जल्दबाजी में करते हैं ना, तो उसमें 10 चीजें अच्छी होती हैं तो कहीं ना कहीं 2 कमियां भी रह जाती हैं। Correct. तो वो जो कमियां थी वो कहीं ना कहीं गुड़गांव में लास्ट 3 to 5 ईयर में कंप्लीट हुई। प्लस न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर जितना भी डेवलप हो रहा है, गवर्नमेंट का अकॉर्डिंग टू मास्टर प्लान डेवलप करने की प्रॉपर अनुमति दी कि भाई अब जो भी डेवलपमेंट होगी, लाइक सेक्टर 58 से लेके 115 तक जितने भी सेक्टर हैं वो अकॉर्डिंग टू मास्टर प्लान डेवलप हो रही हैं। जो पिछले गुड़गांव में कमियां रही वो पहले वहां पे पूरी करी गई, देन वहां पे बिल्डर को लाइसेंस अप्रूवल ये सारी चीजें मिली कि जो वहां पे परेशानियां लोगों को फेस करनी पड़ी वो यहाँ पे अब जो न्यू सेक्टर डेवलप हो रहे हैं वहां पे वो परेशानियां फेस ना करनी पड़े। तो गवर्नमेंट ने अपने कमजोरियों पे, खामियों पे काम किया, इसी वजह से ये नंबर्स बढ़ रहे हैं। बिल्कुल डेफिनेटली, इसी वजह से इन्वेस्टर्स आ रहे हैं। बिल्कुल जी। एक्चुअली आप देखो ना, आज अगर गुड़गांव की हम बात करते हैं सर, गुड़गांव आई थिंक आज भी और अगले 2 साल बाद अगर मैं बात करूं तो गुड़गांव एक ऐसी सिटी होगी जिसमें आप ये मान के चलो, लेट्स सपोज हम महिपालपुर एयरपोर्ट से आ रहे हैं, एयरपोर्ट से हम गुड़गांव में एंटर करते हैं, एम्बियंस मॉल, देन साइबर सिटी में एंटर करके पूरा गोल्फ कोर्स शॉर्ट सिग्नल फ्री है। जो अगर लोग गुड़गांव से पुराने कनेक्टेड है तो उन्हें पता है कि एम्बियंस मॉल से लेके सेक्टर 56 तक आने में 1.5 घंटा लग जाता था। आज वो दूरी मुश्किल से 10-12 मिनट में तय हो जाती है, बिकॉज ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ, अंडरपासेस बने हैं, ठीक है। देन उसके बाद मैं बात करूं तो पैरेलल में इधर द्वारका एक्सप्रेसवे बन गया। आज द्वारका एक्सप्रेसवे कोई भी बंदा अगर बात करते हैं प्रैक्टिकली तो एक्सप्रेसवे 100% तो रेडी हुआ ही नहीं है, अभी तो गुड़गांव पोर्शन से ही हुआ है। करेक्ट। तो आज 113-111 सेक्टर जैसे ही हरियाणा दिल्ली गुड़गांव बॉर्डर पे एक्सप्रेसवे स्टार्ट होता है और सेक्टर 74A में एंड होता है, ये दूरी अगर हम बात करें तो आप ये मान के चलो 1 घंटे की दूरी थी, आज ये दूरी भी 10 से 12 मिनट में कन्वर्ट हो चुकी है, ठीक है। रेड लाइट फ्री जोन है, बिल्कुल बिल्कुल रेड लाइट फ्री जोन है। प्लस नीचे चलने के लिए भी अगर किसी बंदे को मान लो किसी सेक्टर में जाना है या कहीं पे भी मार्केट में जाना है, अगर वो नीचे भी ट्रेवल कर रहा है तो जो रेड लाइट है उनको क्रॉसिंग के लिए भी अलग से साथ में फ्लाईओवर्स बनाए गए हैं, ताकि रेड नीचे ये ना हो कि जो बंदा ऊपर एलिवेटेड पे चल रहा है उसके लिए तो बेस्ट है जी, वो अपना सही साफ सुथरे, वो तो बढ़िया उसकी गाड़ी सही जा रही है, कोई ट्रैफिक नहीं कुछ नहीं। बट नीचे भी आप ये मान के चलो ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए, मैनेज करने के लिए कोई भी जहाँ पे चौक बन रहा है या रेड लाइट बन रही है वहां पे आपने देखा ही है कि वहाँ सर्विस रोड पे भी एलिवेटेड पार्ट अपना साथ में ब्रिज बना दिया, जिससे मान लो सामने बंदे ने उस रेड लाइट को पार क्रॉस करना है तो अपना इजिली क्रॉस कर सके, उसे रेड लाइट पे वेट ना करना पड़े। देन उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो बीच का पैच रह गया 74A से लेके हम एक्सटेंशन की तरफ बढ़ते हैं, 56 की तरफ बढ़ते हैं, तो ये वाला जो पैच है, ये वाला पैच एक इकलौता बचा हुआ है जिसमें रेड लाइट्स हैं या रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ा उतना अच्छा नहीं है जो हम खुद बोलते हैं, ठीक है, और वो जरूरत भी है। और ऑलरेडी GMDA अनाउंस कर चुकी है
ठीक है, और उसकी नींव भी रखी जा चुकी है, काम स्टार्ट हो चुका है, सीवरेज का वर्क सारा ऑलमोस्ट अगर हम बात करें तो काफ़ी कंप्लीट भी हो गया है और चल भी रहा है और काम स्पीड में चल रहा है। टारगेट है कि 2 से 2.5 साल के अंदर यहाँ से जहाँ द्वारका एक्सप्रेसवे एंड हो रहा है, यहाँ से लेके आपका 56 तक पूरा का पूरा ये भी सिग्नल फ्री हो जाएगा। यहाँ से मतलब खिड़कीदौला टोल से लेकर के 56 के हिस्से तक पूरा जो है आपका नहीं, टोल से पहले यानी जहाँ पे सीपीआर क्लोवर लीफ बना हुआ ये एक्सप्रेसवे का NH8 पे टच करता है, ठीक है। सेम जैसे ये क्लोवर लीफ है ना, ये क्लोवर लीफ सेम एज इट इज वाटिका चौक पे भी बनाया जा रहा है। बिल्कुल। उसका रीजन ये है कि लेट्स सपोज मैं जयपुर रहता हूँ, आज मैंने एयरपोर्ट ट्रेवल करने के लिए मैंने द्वारका एक्सप्रेसवे पकड़ लिया। अब द्वारका एक्सप्रेसवे में पकड़ रहा हूँ तो द्वारका एक्सप्रेसवे से मेरे को गुड़गांव या आने में मानेसर वाला एरिया बोल देते हैं वो लोग तो, ठीक है, यानी खिड़कीदौला वाले एरिया में आने में तो मेरा टाइम बचा 20-25 मिनट जो मैंने आधा घंटा सेव किया। अब जब मेरे को दोबारा दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पकड़ना है, आगे मैं वाटिका चौक जाता हूँ तो वहां से डायरेक्ट कनेक्टिविटी है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पकड़ने के लिए। अब मैं या तो लेफ्ट लूं सुभाष चौक जाऊं, ठीक है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो नीचे ट्रैफिक रहता है, ठीक है, या मैं राइट जाऊं बादशाहपुर की तरफ, बॉन्सी की तरफ, वहां से एंट्री है, तो वहां मेरा वो आधा घंटा वहां बर्बाद हो जाता है। तो फिर कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ने ये प्लानिंग करी कि वाटिका चौक पे भी क्लोवर लीफ बनाया जाए ताकि जो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे इतना बड़ा प्रोजेक्ट है तो गुड़गांव वासियों को भी उसका फायदा हो, प्लस जो बंदे ने जो बाहर की बाहर निकलना है, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पकड़ना है वाया द्वारका एक्सप्रेसवे वो आया तो उसे एक्चुअल एडवांटेज मिल सके, वो यहाँ से डायरेक्टली कनेक्ट कर देंगे अपना दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से, और उधर से आ रहा है आते वक्त भी सेम ऐसे ही यहाँ पे एग्जिट दे देंगे, ठीक है। प्लस कोई भी बंदा इस साइड से मान लो सुभाष चौक से आ रहा है तो उसके लिए भी नीचे उतरने के लिए अपना एक एग्जिट मिल जाएगा। तो कहीं ना कहीं आप ये मान के चलो ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर अगले 2 साल के अंदर गवर्नमेंट ने कंप्लीट करना है। जिस दिन ये कंप्लीट हो गया तो अब आप काउंट कर लो एम्बियंस मॉल से लेके 56 तक पूरा सिग्नल फ्री। 19 किलोमीटर तो ऑलरेडी है जो दिल्ली गुड़गांव बॉर्डर से लेकर के यहाँ तक खिड़कीदौला तक 19 किलोमीटर ये हो गया, और फिर इसमें आप ऐड कर दो 20 किलोमीटर और, बिल्कुल ऑलमोस्ट 40 किलोमीटर का हिस्सा सिग्नल फ्री। यानी कहने का मतलब इंडिया में आई थिंक पहली मेट्रोपोलिटन सिटी में गुड़गांव उस दिन आ जाएगा कि जिसमें पूरी सिटी के अंदर से आप विदाउट एनी सिग्नल ट्रेवल कर सकते हो। बाईपास किसी भी बड़ी सिटी हो छोटी सिटी हो, बाईपास तो नॉर्मली आपने सुने होंगे बाहर से आउटर रिंग रोड निकाल देते हैं या बाईपास निकाल देते हैं, बट सिटी के अंदर का इंफ्रास्ट्रक्चर और वो भी गुड़गांव जैसी सिटी के अंदर आप ये मान के चलो कि बाहर के बाहर निकलने के लिए आपको पूरा सिग्नल फ्री ट्रैवल आप इजीली कर सकते हैं। ये आपने बिल्कुल सही कहा कि गुड़गांव में वैसे भी आज भी अगर आप देखेंगे तो कंपेयर टू अदर सिटी बहुत कम रेड लाइट है, बिल्कुल जी, अभी भी बहुत कम रेड लाइट है। चाहे गुड़गांव का ओल्ड एरिया देख लीजिए, क्योंकि वैसे भी गोल्ड कोर्स तो पूरा सिग्नल फ्री, इधर न्यू गुड़गांव पूरा सिग्नल फ्री है जो द्वारका एक्सप्रेस से कनेक्टिविटी बन रही है। बीच के भी ये हटा रहे हैं क्योंकि गिन के एक आधा ही से चौक होगा जिसमें हमें और आपको रेड लाइट या सिग्नल्स मिलने वाला है। अब मैं ये आपसे जानना चाहता हूँ कि ये तो आपने बता दिया कि मुंबई से क्यों डिफरेंस है इतना ज्यादा और क्यों लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं गुड़गांव में, और सबसे बड़ा रीजन है इंफ्रास्ट्रक्चर, और इंफ्रास्ट्रक्चर पे इनोवेशन जो हो रहा है मतलब ऐड ऑन होता जा रहा है, उसमें कम नहीं हो रहा है। मेरा ये सवाल है कि अगर मैं आपसे ये जानना चाहूँ कि कौन से ऐसे टॉप 5 डेवलपर्स हैं जिनके जरिए आप लोगों को सजेस्ट करोगे, या टॉप के 5 जो गुड़गांव में है इस वक्त पे या एनसीआर में, जिनके जरिए लोगों को इन्वेस्ट करना चाहिए? आपके हिसाब से टॉप 5 डेवलपर कौन सा है इस वक्त पे? देखो डिपेंड करता है इन्वेस्टमेंट टू इन्वेस्टमेंट, वो इन्वेस्टमेंट किस पर्पस से करी जा रही है। तो पहले आप रेजिडेंशियल का बताओ फिर आप कमर्शियल का बताओ। बिल्कुल, अगर हम रेजिडेंशियल में बात करें तो रेजिडेंशियल में आप ये मान के चलो किसी को एक अच्छी लग्जरी टॉप लग्जरी सेगमेंट में जाना है तो डेफिनेटली DLF नंबर 1 है, ठीक है। सेकंड अपना M3M ग्रुप, M3M भी काफ़ी M3M में ये है कि हर टिकट साइज में आपको इन्वेंट्री मिल जाती है, छोटा टिकट साइज भी है और बड़ा टिकट साइज भी है, ठीक है। थर्ड मैं सजेस्ट करूंगा तो ओबरॉय रियल्टी भी अभी एंटर हो चुका है, तो वो भी प्रोजेक्ट प्लान कर रहे हैं, ठीक है। उसके अलावा अगर मैं बात करूं जैसे पारस ग्रुप भी काफ़ी लिमिटेड डेवलपमेंट करते हैं बट अच्छी डेवलपमेंट करते हैं, ठीक है, तो वो भी एक अच्छा ग्रुप है रेजिडेंस वाइज। और फिफ्थ अगर बात करें तो जैसे सिग्नेचर ग्रुप में भी सेम ऐसे ही है कि उसमें छोटा टिकट साइज भी आपको मिल जाता है और
बड़ा हायर अभी लग्जरी सेगमेंट में भी आ चुके हैं और काफ़ी लैंड अभी उन्होंने रिसेंटली एक्वायर करी है और गुड़गांव में अच्छी लोकेशन में एक्वायर करी है। तो यानी उसमें हर एक सेगमेंट आपको मिल जाता है। ये लग्जरी सेगमेंट है, उनका एक अलग वर्जन हो गया। बाकी अफोर्डेबल छोटी सेगमेंट में वो काम पिछले काफ़ी टाइम से अच्छा काम कर ही रहे हैं। अब आपने रेसिडेंशियल का बता दिया, टॉप 5 कॉमर्शियल डेवलपर्स जिनमें लोगों को निवेश करना चाहिए आपके हिसाब से। देखो, इन्वेस्टमेंट के हिसाब से अगर हम बात करें टॉप 5 कॉमर्शियल में, तो मैं सबसे पहला नाम लेना चाहूँगा M3M ग्रुप का, दूसरे नाम लेना चाहूँगा आपका एलान ग्रुप का, तीसरा नाम लेना चाहूँगा मैं AIPL ग्रुप का, चौथा नाम मैं लेना चाहूँगा ओमेक्स ग्रुप का और पांचवा नाम मैं लेना चाहूँगा आपका पारस ग्रुप का। क्योंकि सेम फर्स्ट से अगर मैं बात करूँ M3M में भी क्या है कि M3M में भी अलग अलग सेगमेंट है कमर्शियल में। उसमें छोटा टिकट साइज भी मिल जाता है आपको और बड़ा टिकट साइज भी मिल जाता है और लग्जरी बिल्कुल आपको टॉप एक अच्छी सेगमेंट में जाना है कमर्शियल में भी, क्योंकि कमर्शियल भी आज क्या है कि सेगमेंट वाइज डिवाइड हो गया है। जैसे रेजिडेंशियल था एक टाइम पे कि अपना अफोर्डेबल, देन अपना लग्जरी, अल्ट्रा लग्जरी, और कमर्शियल में भी आज वो सेगमेंट आ चुकी है कि एक सेक्टर रोड की मार्केट है जी, नॉर्मल मार्केट, एक सोसाइटी की मार्केट है और एक अच्छी मार्केट है, कहने का मतलब हाई स्ट्रीट टाइप बढ़िया चलती है, और एक लग्जरी मार्केट है, ठीक है, और एक वो जो बिल्कुल ही आप ही मान के चलो कि सुपर लग्जरी जिसे हम बात करें, लाइक गुड़गांव में तो नहीं मैं कह सकता, जैसे दिल्ली में एम्पोरियो है, गुड़गांव में वर्ल्ड मार्क है, ठीक है, और M3M का IFC है। तो यानी काफ़ी अलग अलग 4-5 सेगमेंट में डिवाइड हो चुके कमर्शियल भी। तो उसमें भी क्या है कि देखो, अकॉर्डिंग टू योर बजट, आपका बजट क्या है, आप होराइजन कितना लेके चल रहे हैं और आप किस पर्पज से देख रहे हैं फ्यूचर में, आप उसे अपनी शॉप खोलने का भी प्लान कर रहे हैं या इन्वेस्टमेंट ही है आपका फंडा, या उसमें अपना ये है कि आपको एक इन्वेस्टमेंट करके छोड़ देना, सिर्फ आपको रेंटल खाना है जी, आपको मतलब ही नहीं है कि आपकी प्रॉपर्टी कितनी अप्रिशिएट हुई या कितनी नहीं हुई। तो कमर्शियल में अगर मैं बात करूं, वैसे तो मेजरली रेगुलर बेस पे जो कमर्शियल मार्केट को गुड़गांव को रन करता है वो तो देखो एक ही ग्रुप है पिछले 5-7 साल से, M3M, दूसरे नंबर पे एलान। ये दो ग्रुप ऐसे हैं कि ये कुछ ना कुछ नया करते रहते हैं। तो एलान का क्या है कि वो अपना स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, ठीक है, एक प्रोजेक्ट लाते हैं, लॉन्च करते हैं, सेल करते हैं, ठीक है, फिर दूसरे को डालते हैं। M3M का क्या है कि ये एक अलग सेगमेंट में आते हैं, बिकॉज इनके पास लैंड जमीन इतनी पड़ी है, प्रोजेक्ट इनके पास जमीन इतनी पड़ी, तो डेफिनेटली आज मार्केट अच्छी चल रही है, तो आज आपके पास भी अगर कोई लैंड पार्सल पड़ा होगा तो आप भी, अगर मार्केट अच्छी है तो उसका फायदा हर कोई उठाएगा। तो मेजरली रोल प्ले करने में M3M का बहुत बड़ा हाथ है और दूसरे नंबर पे एलान का बहुत बड़ा हाथ है। और दिल्ली में अगर मैं चला जाता हूँ तो ओमेक्स ग्रुप, जैसे मैंने नाम लिया है, तो ओमेक्स का जो हाथ है, ओमेक्स गुड़गांव में ओमेक्स की उतनी प्रेजेंस नहीं है, बट दिल्ली में ओमेक्स ने बहुत अच्छी एक प्रेजेंस बनाई है। जैसे रिसेंटली चांदनी चौक डिलीवर किया है, एक अच्छा बेंचमार्क सेट किया है, लोगों की उम्मीदों से बेटर बनाया है, लोगों को चांदनी चौक तो मैंने देखा, हाँ, और आपने दिखाया भी, कमाल बना है, बिल्कुल। लोग जाके मुझे लिटरली फोन करते कि भाई ये चांदनी चौक में कहाँ है। ओमेक्स के नो डाउट, मतलब मैंने इंफ्रास्ट्रक्चर देखता हूँ, मैं वही दिखाता हूँ, लेकिन अगर इसमें बोलो जो उन्होंने बनाया है, जो डेवलप किया, ट्रस्ट में वाव है। मैं आपसे इस पे ये सवाल, आपने M3M का नाम रेसिडेंशियल और कमर्शियल दोनों में लिया है, बट बहुत सारे अगर आप देखेंगे तो M3M के रिलेटेड बहुत सारा न्यूज आ रहा था, कई इन्वेस्टर्स ऐसे कह रहे थे कि यार M3M में निवेश नहीं करना चाहिए, बहुत सारे ऐसे न्यूज़ थे। बिल्कुल, डेफिनेटली। आप उस पे क्या कहना चाहोगे? कि सर एक्चुअली देखो, पता क्या है, जब कोई भी जहाज बहुत बड़ा हो जाता है ना, तो डेफिनेटली उसके अंदर छोटे छोटी चैलेंजेस आने स्टार्ट हो जाते हैं, और छोटे छोटे चैलेंज एक टाइम के बाद बहुत बड़े भी बन जाते हैं कई बार, ठीक है। तो कहीं ना कहीं M3M का देखो, आज की एट प्रेजेंट मैं पीछे की भी न्यूज़ की बात करूं तो मैं कहूँगा कि ग्रुप स्ट्रॉन्ग है, ग्रुप के सारी जो लैंड है वो बाइंग लैंड है, और लैंड भी अगर मैं बात करूँ तो सारी टॉप लोकेशन की है। आज गुड़गांव में जो डेवलपमेंट हो रही है, या तो गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन में हो रही है, या SPR पे हो रही है, जो द्वारका एक्सप्रेसवे पे हो रही है। तो आज आप इन चारों लोकेशनों को उठा लेते हो, तीनों चारों लोकेशनों को, तो तीनों चारों लोकेशनों में आप ये मान के चलो M3M के पास टॉप लोकेशन की लैंड है। अगर मैं बात करूँ, मेन रोड है,
तो वहां पे भी टॉप लोकेशन है, अंदर जाके तो वहां पे भी टॉप लोकेशन है। तो कहीं ना कहीं आप ये मान के चलो, ये एक बहुत बड़ा इनके पास एडवांटेज है M3M के पास, कि वहां पे वो हर एक टिकट साइज क्रिएट कर सकते हैं। छोटा टिकट साइज क्रिएट करना है तो वो भी कर सकते हैं, बिकॉज बड़ा लैंड पार्सल है एक ही जगह पे, तो वो कहीं ना कहीं एक इकोसिस्टम बन जाता है एक ही जगह पे। आज जैसे अगर हम बात करें DLF सिर्फ अपना एक DLF को एज नहीं मिला स्टार्टिंग का, कि DLF स्टार्टिंग में गुड़गांव में एंट्री कर गया और उसका एज मिला। DLF की जो लैंड एक्विजिशन थी ना सर, वो इतनी अच्छी थी कि उसने जहां पे भी जमीन खरीदी ना, एकड़ों के हिसाब से खरीदी। तो मार्केट अप है या डाउन है, गवर्नमेंट अच्छी है या बुरी है, ठीक है, तो उससे उसका कोई तालमेल नहीं था। उसे यह था कि 100 एकड़ की टाउनशिप मेरी है, ये मेरा शहर है। DLF फेस 1 मेरा शहर है, मेरे शहर का नाम है, 2 मेरे शहर का नाम है, 3 शहर मेरे शहर का नाम है। तो उसने अपना इंटरनल जो डेवलपमेंट है ना, वो हमेशा मेंटेन रखा। इसीलिए उसने एक आज वो लेगेसी क्रिएट कर ली, ठीक है, अकॉर्डिंग टू फेस 1 2 3 4 5 तक पहुंचते पहुंचते वो कहां पहुंचे, और इसी वजह इंडिया के नंबर 1 रियल एस्टेट कंपनी है। सेम वैसे ही M3M का भी ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है कि M3M के पास भी जो लैंड है ना, वो सारी कहीं पे भी आप देखोगे ना, कहीं आपको 1 आध एकड़ 2 एकड़ 3 एकड़ 5 एकड़ 10 एकड़ नहीं, जहां पे भी मिलेगी आपको 100 एकड़ प्लस लैंड मिलेगी। और सारी की सारी लैंड आप ये मान के चलो परचेजिंग लैंड मिलेगी। कोई ये नहीं है कि हाँ भी कोलाबरेट कर रहे हैं किसी के साथ, कि नॉर्मली हम सुनते हैं कि हाँ भी बिल्डर एक प्रोजेक्ट लेके आया 10 एकड़ का और वो दिखा रहा है जी ये साथ में 25 एकड़ जमीन की भी हमारी बात चल रही है। ये वो लोग नहीं है इनके पास। तो आप और मैं सर अनुमान नहीं लगा सकते M3M ग्रुप के पास कि कितने एकड़ों की एकड़ जमीन और कहां पे बाय करके ये बैठे हैं, समझ रहे हो। और उसका कहीं ना कहीं एक ये एडवांटेज है। तो दूसरा, इसीलिए M3M एज ए इन्वेस्टर फ्रेंडली कंपनी भी है, बिकॉज क्योंकि जमीन खरीदी हुई है, पुराने टाइम की खरीदी हुई है, तो कहीं ना कहीं आप एक डेवलपर आज लैंड बाय करके आज प्रोजेक्ट लेके आएगा तो उसके पास फ्लेक्सिबिलिटी की कहीं ना कहीं एक लिमिटेशंस होंगी। M3M के पास क्या है कि लैंड बैंक जो खरीदा हुआ है, खुद का लैंड बैंक है, पुराना खरीदा हुआ है, कोई उसमें किसी का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, साफ सुथरा लैंड बैंक है, टॉप लोकेशन है। तो इसीलिए इनके प्राइसेस भी आप देखोगे हमेशा आप ये मान के चलो अकॉर्डिंग टू मार्केट कहीं ना कहीं थोड़े से रीजनेबल रहते हैं, वो चाहे रेजिडेंशियल हो चाहे कमर्शियल हो, ठीक है। क्योंकि देखो होता क्या है, कोई भी डेवलपर है, हर किसी का काम करने का एक अपना तरीका अलग होता है, बट नेट जब कस्टमर प्राइस निकालता है तो M3M का आज आप रेजिडेंशियल ले लो, कमर्शियल ले लो, तो आप ये मान के चलो कि वो कस्टमर आज बिल्कुल राइट बाइंग करके जाते हैं। मतलब आज जो मैं बात करूं कि किसी भी एक पर्टिकुलर लोकेशन की, लेट्स सपोज हम एक्सटेंशन रोड पकड़ लेते हैं, आज बिल्डर सर क्या करते हैं कि बिल्डर के किसी एक प्रोजेक्ट का रेट 25,000 या 30,000 हो गया, तो बिल्डर वहां नया लॉन्च करता है ना, तो बिल्डर वहां पे अगले प्रोजेक्ट का रेट 40,000 लेके आता है। अभी जैसे M3M ने गोल्फ स्टेट, गोल्फ कोर्स रोड पे अरालियाज, मैग्नोलियाज, ये एक सेगमेंट है ना, तो एक्सटेंशन पे वैसे ही आप ये मान के चलो जो बड़ा लैंड बैंक है, एक अच्छी टाउनशिप है, वो गोल्फ स्टेट है। गोल्फ स्टेट में भी अलग अलग उसके अंदर टावर्स हैं। तो गोल्फ स्टेट में जैसे एक टाइम में ट्रम्प टावर लेके आए थे ये M3M, ठीक है, और उसकी जो सेल देख रहा था वो ट्रिबेका ग्रुप देख रहा था, बिकॉज क्योंकि ट्रम्प जो है इंडिया के अंदर जितनी भी मेट्रोपॉलिटन सिटी है हर एक जगह पे एक टावर बनाता है, ठीक है, और वो जो वहाँ का उस टाइम पे टॉप डेवलपर होता है जिसके पास अच्छी लैंड होती है, उसके साथ वो टाई अप करता है। तो M3M जिस टाइम पे ट्रम्प टावर आया था, गोल्फ स्टेट बन चुका था, बस चुका था, तो वो जो लैंड पार्सल था, लोग ये बोलते थे उस टाइम पे कि बस ये कहीं ना कहीं एक स्कैम है, कहाँ ट्रम्प इस लोकेशन में आएगा और M3M के साथ क्यों आएगा, ये सब फर्जीवाड़ा है। बट आज वो ट्रम्प टावर सर बन के तैयार हो गया, बिल्कुल आज उसका OC बहुत ही जल्द आने वाला है, और आज उसकी रीलें वायरल हो रही हैं, वीडियो वायरल हो रही हैं। आज आप अगर देखोगे तो गोल्फ स्टेट का बेसिकली वो पार्ट है, अंदर नहीं है। और गोल्फ स्टेट से वो प्रैक्टिकली देखो तो महंगा है, ऑलमोस्ट अगर मैं बात करूं तो कम से कम 30% महंगा है, करेक्ट, ठीक है। सेम वैसे ही M3M का एक प्रोजेक्ट आया था गोल्फ स्टेट का ही पार्ट, आपका लैटिट्यूड,
वो भी लोग ये बोलते थे ये तो लैंड छोटा सा पैच इनके पास गेट पे एंट्री पे पड़ा है, इसे पूरी टाउनशिप की फैसिलिटी नहीं मिलेंगी, ये तो सस्ते में मिलना चाहिए, ये है वो है। बट आज लैटिट्यूड भी, जैसे उसे भी टाइम हो गया, साल 1.5-2 साल हो गए डिलीवर हुए, लैटिट्यूड भी हम देखें तो एज पर कंपेयर टू गोल्फ स्टेट महंगा है। क्यों? क्योंकि कोई भी एक बिल्डर डेवलपमेंट कर रहा है ना, उसके अंदर जब वो नई चीज लेके आ रहा है ना, तो डेफिनेटली वो उसके अंदर वो दूसरी चीज को अपडेट करके लेके आएगा। तो लोगों की उम्मीद होती है कि नहीं है तो भाई ये तो बनना है, सस्ता होना चाहिए, ठीक है। बट एक्चुअल में कि जब भी इनकी कोई प्रोजेक्ट आया तो लोग वो हमेशा बोलते थे महंगा है महंगा है महंगा है, बट जब इन्होंने डिलीवर करके दिखाया, आज डीएलएफ की अच्छाई क्या है कि जो उसने दिखाया वो उसने बनाया, उससे बेहतरीन बनाया। यही है सर, ठीक है। जो रह रहा है उसे पता है। सेम M3M ग्रुप ने भी क्या है कि वो चीज एक क्रिएट करी कि जो दिखाई उससे बेटर बना के दिखाई, यानी जो उन्होंने दिखाया M3M ग्रुप ने वो उससे बेटर डिलीवर किया। लोकेशन वाइज तो ये मास्टर है ही, लोकेशन इनकी सारी टॉप है ही है। कई लोगों का ये कहना है कि M3M की कमर्शियल लीजिंग उतनी अच्छी नहीं है, बना देते हैं, खड़े हैं, प्रोजेक्ट खाली पड़े हैं। बट एक्चुअली क्या है कि देखो कुछ चीजें ऐसी हैं कमर्शियल खास करके, बिकॉज क्योंकि हम भी इतने टाइम से कमर्शियल मेजरली देख रहे हैं, तो कमर्शियल सर एक ऐसी चीज है जब तक उसकी सराउंडिंग डेवलप नहीं होगी, जब तक उसकी कनेक्टिविटी अच्छी नहीं होगी, तो सर आप कितना भी जोर लगा लेना, कितना भी खूबसूरत बना लेना, आप ब्रांड नहीं ला पाओगे, ठीक है। हाँ, बिकॉज़ कमर्शियल पीपल होंगे तभी तो सराउंड होगा। तो अब क्या है कि M3M के जो कमर्शियल्स हैं वो मेजरली जो डिलीवर्ड हुए, जो मेजरली डिलीवर हुए वो हुए 2018, 19, 20, 21 इस टाइम पे अगर बात करूं तो इस M3M ने ना करते हुए 8 से 10 कमर्शियल डिलीवर करे, ठीक है। और सारे एक्सटेंशन रोड पे भी हैं, SPR रोड पे भी हैं जहां हम बैठे हैं, ठीक है। तो आप ये मान के चलो कि लोगों का ये है कि जी चले नहीं सर, एक्चुअली उसमें 2-3 चीजें आ गई। आज अगर हम यहाँ बैठे हैं तो यहाँ द्वारका एक्सप्रेसवे डिले हुआ, कनेक्टिविटी नहीं है प्रोजेक्ट पे पहुंचने को। जब कनेक्टिविटी नहीं है तो प्रोजेक्ट चलेगा कैसे? वेरी ट्रू। बिल्डर ने अपनी कमिटमेंट पूरी कर दी, बिल्डर ने बना के खड़ा कर दिया, बट कनेक्टिविटी नहीं है। अब दूसरी अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे जो मेजर लैंड बैंक है वो DLF का है या यूनिटेक का है। यूनिटेक का आपको पता ही है कि यूनिटेक कहीं ना कहीं आज सिचुएशन में नहीं है, मार्केट से पीछे चल सके। बट यूनिटेक की भी जितनी भी यहाँ पे लैंड बैंक थी इस लोकेशन में, वो सारी की सारी वो एक्वायर हो चुकी है अलग अलग बिल्डर को, कोई सिग्नेचर ले गया। प्लस जो टावर अंडर कंस्ट्रक्शन थे, जो खड़े थे कई टाइम से, आपको दिख भी रहे, जैसे ये विस्टा प्रोजेक्ट है उसके बैक साइड में और भी टावर हैं, आपको दिखते होंगे खंडर से, ठीक है। तो उनकी भी अब जाके लास्ट आपने एक हमारा ड्रोन शूट किया था एक प्रोजेक्ट का, रीच 3 रोड का, तो आपने उसका तब का वो शूट का एक कट देखना, और अभी आप देखना तो वो भी किसी कॉन्ट्रैक्टर को गवर्नमेंट ने आगे दे दी है। यानी जो टावर अंडर कंस्ट्रक्शन थे वहां पे प्रॉपर काम स्टार्ट हो चुका है, प्रॉपर बैरिकेडिंग हो चुकी है, प्रॉपर कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो चुकी है। सामने पूरा सिग्नेचर जो खाली दिख रहा था वो पूरा का पूरा सिग्नेचर ने कवर कर लिया। बहुत बड़ा लैंड बैंक सिग्नेचर ने भी लिया है 70 एकड़, तो वो डेवलप कर रहा है, ठीक है। दूसरा अगर मैं बात करूं तो अपना DLF भी पिछले कुछ टाइम से डेवलपमेंट नहीं कर रहा था, तो DLF भी अब अग्रेसिवली आ चुका है। तो DLF ने भी जैसे लास्ट टाइम प्रिवाना के 2 फेस लॉन्च किए, ठीक है, और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया, उम्मीदों से बेटर रिस्पॉन्स आया। और उसने जब अपनी जो उस लोकेशन में, अगर इन DLF की बात करूं तो छोटा टिकट साइज भी वो ला सकते थे। उन्होंने अपना जो एक सोसाइटी का जो स्टेटस है या सोसाइटी का एड्रेस ना खराब करने के चक्कर में साइज जो है मेंटेन रखा, बड़े साइजेस लेके आए, बिके ना बिके, बट बिके नहीं सर, आप ये मान के चलो कि लाइनों में लग के बिके। और आज जिसने परचेज किया प्रॉपर्टी, तो डेफिनेटली इतनी जल्दी नहीं बन जाएगी 3 महीनों में, बट उन्होंने रोड, ग्रीन बेल्ट, सर्विस लाइन, आज आप जाओ सर आपको फील होता है कि हाँ कि आपने कुछ बाय किया है, DLF आ रहा है। हाँ, ये फील होता है कि DLF आ रहा है। तो अब ये सब चीजें जो हम बता रहे हैं ना, तो जैसे M3M पे फिर हम दोबारा घूम के आ जाते हैं, तो यानी सराउंडिंग डेवलप नहीं हुई, रोड कनेक्ट नहीं हुए, आज सराउंडिंग डेवलप होनी स्टार्ट हो गई है। जैसे DLF अल्मेडा है, 100 एकड़ पूरा का पूरा फ्लोर्स हैं, वहाँ पे कंस्ट्रक्शन पूरी काफी दबा के हो रही है, लोग शिफ्ट हो गए हैं, काफी लोग रहने लग गए हैं।
इधर बीपीटीपी ट्यूलिप काफ़ी लोग रहने लग गए हैं, डीएलएफ नए प्रोजेक्ट लाने स्टार्ट कर दिए हैं। इधर आपका अमेरिकन एक्सप्रेस का एक कैंपस, बहुत बड़ा कैंपस डिलीवर्ड हो चुका है। रिसेंटली मार्च में द्वारका एक्सप्रेसवे रेडी हो चुका है, ठीक है। उसके बाद एयर इंडिया का कैंपस यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है। Correct. उसके अलावा जेनपेक्ट ऑलरेडी यहाँ पे ऑपरेशनल है। BMW ग्रुप उसके है। अलावा BMW ऑलरेडी ऑपरेशनल है। उसके अलावा TCS ऑलरेडी साथ में लगता है ऑपरेशनल है। तो आज आप 6 महीने पीछे की हिस्ट्री उठा लो, इन कमर्शियल की प्राइस उठा लो और लीजिंग वाइज उठा लो। आज यहाँ पे दवा के लीजिंग की भी डिमांड है, आज दवा के यहाँ पे सेल परचेज की भी डिमांड है। सेम हम एक्सटेंशन रोड पे चले जाते हैं, जैसे वो तो डेवलप एरिया है, ठीक है। वहाँ M3M ने प्रोजेक्ट बनाया IFC। आपने अगर विजिट किया या नहीं किया, अगर नहीं विजिट किया, जैसे आपने अभी बताया चांदनी चौक की, लोग मेरे से पूछते हैं यार ये कहाँ पे एग्जैक्टली। IFC नीचे भरा हुआ क्लब और रेस्टोरेंट, मतलब कि बिल्कुल किया है। देखो मैं बड़ी बात नहीं करूंगा, वो प्रॉपर्टी ऐसी उन्होंने डिलीवर करी है। एक तो प्रॉपर्टी का इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, देन प्रॉपर्टी के अंदर जो ब्रांड आ रहा है उसका इंफ्रास्ट्रक्चर होता है। उसका इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है कि सर क्या होता है कि कमर्शियल में जो इन्वेस्टर का पेन पॉइंट होता है प्रॉपर्टी डिलीवर होने के बाद, पहला पेन पॉइंट होता है प्रॉपर्टी खाली पड़ी तो और मेंटेनेंस। दूसरा पेन पॉइंट होता है कि कहीं ना कहीं बिल्डर ब्रांड तो लेके आ रहा है, बट ब्रांड लेके आने के लिए उसमें बड़ा ब्रांड है तो उसके नखरे भी उतने बड़े हैं, बिकॉज आज उसके पास भी ऑप्शन बहुत ज्यादा है, क्योंकि आज ऑनलाइन भी चीजें हो गई हैं। प्लस लोग आज क्या है कि कमर्शियल भी बहुत ज्यादा हो गए। पहले लिमिटेड मॉल होते थे, लिमिटेड कमर्शियल होते थे, तो बड़े ब्रांड की आज पहले कंडीशन से होती हैं कि भाई ये कंडीशंस हैं, वो भी फॉलो करते हो तो हम आगे बात करते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या है कि वो सबसे बड़ी उसमें बड़ा पॉइंट निकल के आता है, वो आता है कैपेक्स कॉस्ट बोलते हैं हमारी रियल एस्टेट में, जिसे अपने नॉर्मल में अगर मैं बात करूं इंटीरियर कॉस्ट, फिट आउट कॉस्ट, वो आप ये मान के चलो जो ब्रांड वहां पे ऑपरेशनल है तो उन ब्रांड की 4-4, 5-5 हजार रुपए तो कैपेक्स कॉस्ट है। यानी उनको डिजाइन करने का इंटीरियर को 4 से 5 हजार रुपए पर स्क्वायर फीट एक ब्रांड को इंटीरियर डिजाइन करने का पर स्क्वायर फीट वाइज कॉस्ट है। और कोई बंदा वहां जाता है तो उसे वो फील आता है कि यार क्या चीज बनाई है, प्रॉपर्टी तो बनाई है, प्रॉपर्टी के अलावा ब्रांड के अंदर जब एंटर होता है तो उसे लगता है कि समथिंग डिफरेंट है, ठीक है। आज के इस डेट में देखो जो जमाना है ना, आज लोगों के पास इतना वक्त नहीं है महफिली जमाने का कि शाम को खाना खाया और वो एक वो बोलते हैं ना कि एक एरिया हर एक जगह का बना होता है, इकट्ठे होते हैं लोग, बातचीत करते हैं। आज सब कुछ फोन से चल रहा होता है। तो आज जो है ना लोगों का जो ट्रेंड है वो है सर इंस्टाग्राम रील, इंस्टाग्राम स्टोरी, ठीक है, और लोकेशन टैग करना कि जी मैं यहाँ आया हूँ। अपना एड्रेस जो है ना, एक टाइम पे लोग एड्रेस तरीका अलग होता था, आज एड्रेस अपना स्टेटस, एड्रेस और स्टेटस दोनों आज दिखाने का जो जरिया है ना वो है, आप ये मान के चलो सोशल मीडिया, कि आज मैं दिल्ली अपना एरो सिटी खुबानी आया हूँ। क्यों पता है कि भाई खुबानी जा रहे हो तो 2-3-4 लोग जा रहे हो तो 50-60 हजार रुपए का बिल बैठेगा। तो लोग स्टेटस ऐसे मेंटेन। तो सेम IFC बहुत अच्छा उन्होंने बनाया है, उसके अंदर ब्रांड्स भी बहुत अच्छे लेके आए हैं, और वो ब्रांड लेके आए हैं जो मैं कहूंगा दिल्ली गुड़गांव में बहुत लिमिटेड सही है। तो आज जिसने वो ब्रांड में जाना है तो चाहे गोल्फ कोर्स छोड़ बैठा है, वो चाहे कहीं पे बैठा है, उसे यहाँ पे आना पड़ेगा। प्लस वो आता है तो उसे फील भी आ रहा है, ठीक है। तो सेम M3M एक और अभी बहुत बड़ी लेगेसी क्रिएट कर रहा है, जैसे MG रोड पे, वो भी सिर्फ एक लेगेसी क्रिएट करने के लिए उन्होंने 1-2-2.5 साल पहले एक कदम रखा था। HSVP से हरियाणा शहरी विकास परियोजना से यानी गवर्नमेंट से जमीन परचेज करी थी 200 करोड़ रुपए में। वो परचेज करने का 200 करोड़ रुपए में यानी सिंगल DD डील थी 1.30 एकड़ यानी 153 करोड़ रुपए एकड़ के हिसाब से, आज से 2.5 साल पहले। जब द्वारका एक्सप्रेसवे पे 15 करोड़ 18 करोड़ 20 करोड़ रुपए का रेट था, उस समय 153 करोड़ रुपए एकड़ के हिसाब से बंदे ने जमीन खरीदी। चाहता तो वो एक्सप्रेसवे पे 100 एकड़ और खरीदता, 100 एकड़ और खरीदता और आराम से डेवलपमेंट करता और बढ़िया अच्छी मल्टीप्लाई करके पैसा कमाता। करेक्ट। बट उनका जो विजन था, उनका वो
बाय करने का, 18-20 साल से वो लैंड वैसे की वैसे पड़े रहने का रीजन ये था कि गवर्नमेंट भी उसका ऑक्शन रेट महंगा मानती थी। क्यों? क्योंकि वहां जमीन ही नहीं है। ठीक है। और M3M ने इतने महंगे रेट पे परचेज करी और सिंगल 1DD में पेमेंट करी, वो सिर्फ नाम बनाने के लिए। क्यों? क्योंकि आज M3M एक्सटेंशन पे भी दिखेगा, SPR पे भी दिखेगा, एक्सप्रेसवे पे भी दिखेगा, न्यू गुड़गांव भी दिखेगा। एक वो बेल्ट ऐसी थी जहां गुड़गांव का एक से एक बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट रहता है, एक से एक बड़ा जो कॉर्पोरेट में जॉब करता है, बड़े प्रोफाइल वाला आदमी, वो भी वहीं रहता है। यानी गुड़गांव अगर बंदा आ रहा है तो उसे वहां किसी ना किसी काम या किसी भी ना किसी रीजन से जाना पड़ता है। MG रोड हर सिटी का वैसे MG रोड यानी साइबर सिटी साथ लगता है, वो हो गया, DLF साथ लगता है, प्राइम लोकेशन है ना एकदम, मेट्रो साथ लगती है, बिल्कुल वहीं पे होगी। ठीक है। तो बंदे को वहां से निकलना पड़ता है। एक वो लोकेशन थी जहाँ पे M3M का नाम नहीं था। वो बोलते हैं ना कि जब इंसान को नाम लगाना है ना तो उसकी कोई कीमत नहीं होती, इसलिए उन्होंने मार्केट वैल्यू से महंगे रेट पे जमीन परचेज करी और सिंगल DD में परचेज करी। और आज वो एड्रेस बहुत ही जल्दी डिलीवर होने वाला है। और जब वो डिलीवर्ड होगा सर, तब हम एक पॉडकास्ट और करेंगे और फिर आप बताना कि M3M की लीजिंग कैसी है। और टारगेट है कंपनी का कि जितने भी आज हम कमर्शियल लेके आएंगे, आज जो हम कमर्शियल लेके आएंगे, या तो न्यू लैंड बाय करेंगे डेवलप एरिया में। ठीक है। और ऐसा किया भी M3M ने, जैसे मैंने MG रोड बताया, वैसे 57 में 2 लैंड बाय करी। ठीक है। डेवलप एरिया है, आज वहां चीज बन चुकी है तो चलती है वहां, क्योंकि वहां रिहाइश है। ठीक है। दूसरा क्या है कि जो न्यू लॉन्च है और हम कहीं पे भी नहीं करेंगे, पहले जो प्रोजेक्ट डिलीवर्ड है, ठीक है, पहले उनकी लीजिंग करेंगे, उनके अंदर ब्रांड लेके आएंगे। जो लोगों का ये क्वेश्चन है ना कि M3M की लीजिंग मजबूत नहीं है, वो क्वेश्चन दूर नहीं, वो बिल्कुल ही हटाना है, खत्म करना है। आज सर DLF का प्रोजेक्ट आता है, नाम आता है ना कि हाँ जी DLF का प्रोजेक्ट आ रहा है, तो दुनिया पागल हो जाती है। वो भी रेसिडेंशियल का ही आता है, कमर्शियल तो आता नहीं कभी उसका। हाँ, कमर्शियल तो वो देखो उनका सिस्टम अलग है, वो लीज करते हैं और बनाते हैं। ठीक है। तो मेन क्या है कि इनका तो कमर्शियल सेल भी करते हैं, तो इसीलिए क्या है कि M3M का जो पिछले कुछ टाइम से अगर वैसे प्रोडक्ट डिलीवर करने में तो कभी भी उल्टा नाराजगी लोगों की ये है कि M3M टाइम से पहले बना देता है। ये सच्चाई है। M3M से लोगों की ये नाराजगी है, टाइम से पहले बना देते हैं। ठीक है। और बस एक नाराजगी थी, लीजिंग अच्छी नहीं है, उसके पीछे M3M का रीजन नहीं था, उसके पीछे इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी और सराउंडिंग ना डेवलप होने का रीजन था, जो कि आज धीरे धीरे सारी चीजें हो रही हैं, तो वैसे वैसे लीजिंग भी हो रही है। तो और एक अच्छे ब्रांड्स भी लेके आने, यानी ब्रांड भी ये नहीं कि हाँ अभी दूसरी तीसरी मार्केट में आपको मिल जाएंगे। जो ब्रांड आ रहे हैं वो आप ये मान के चलो आपको M3M की प्रॉपर्टी में दिखेंगी, दूसरी जगह दिखेंगे नहीं, ये मैं चैलेंज कर सकता हूँ आपको। और जैसे MG रोड वाला भी मैंने बताया, तो वो प्रोडक्ट भी उसके अंदर भी जो उन्होंने जोनिंग करी है, क्योंकि एक्चुअली क्या है कि कमर्शियल जो है ना सर, हम तो पिछले 10-11 साल से देख रहे हैं, तो कमर्शियल का ये नहीं है कि बना दिया, खड़ा कर दिया और उस दिन हम सोचें कि चलो जी अब इसे चलाते हैं और अगले दिन कस्टमर आने लग जाए, ऐसे नहीं होता। कमर्शियल को डे 1 से प्लान करना पड़ता है कि जिस दिन वो जमीन पे है ना, उस दिन से उसे प्लान करना पड़ता है कि इसे बनाना नहीं, बनाना के साथ चलाना भी है। तो लेआउट, जोनिंग, सब कुछ उसी के अकॉर्डिंगली फिर करनी पड़ती है, क्योंकि सेल वाला बंदा ये चाहता है हमेशा कि मैं सेल इजीली कैसे करूं, वो अपना रिव्यू देता है। ठीक है। अब लीज वाला बंदा लीज के अकॉर्डिंगली रिव्यू देता है, तो डेफिनेटली प्रोजेक्ट बन तो गया, कितना भी खूबसूरत बना दिया, बट उसमें ब्रांड ही नहीं है। तो इसीलिए लीजिंग की जो प्लानिंग है वो सब आज ही करके चलनी पड़ती है। तो वो प्रोडक्ट जैसे मैंने आपको बताया MG रोड वाला या IFC या 65th एवेन्यू, ये सब जब प्रोडक्ट आए थे M3M के, आप ये मान के चलो तो थोड़ा सा लोगों को लगता था मार्केट प्राइस से महंगे हैं। ठीक है। कुछ प्रोडक्टों में तो चलो अभी जैसे जोल तो चलो अभी बन ही रहा है। ठीक है। ये डिलीवर्ड है, तो आज लोग वहां जाके देखते हैं, आज उस चीज को एक्सपीरियंस करते हैं, तो उन्हें पता चलता है कि महंगे हैं तो क्यों महंगे थे। और उसी सेम रोड पे सर मैं कहूँगा एक नहीं 10 कमर्शियल हैं, जैसे वर्ल्ड मार्क है, नो डाउट बहुत अच्छा बना हुआ है। वर्ल्ड मार्क में रेंटल आप ये मान के चलो 400 रुपए को टच कर गया ग्राउंड फ्लोर। ठीक है। और वहीं पे मैं कहूँगा किसी भी एक बिल्डर की बिल्डिंग उठा लो, उसका रेंटल शायद 150, पौने 200, 200 बड़ी मुश्किल से आध दो आध का फर्क आ गया एक ही रोड पे। क्यों?
क्योंकि फर्क जो है सर सिंपल कैलकुलेशन है सर, तेल तिलों से निकलना है। आज आपके पास 1 एकड़ जमीन है, आपके पास 1 लाख स्क्वायर फीट एरिया डेवलप करने की वहाँ पे अथॉरिटी है, 1 लाख स्क्वायर फीट एरिया आपको डेवलप करना है। अब आप 1 लाख स्क्वायर फीट एरिया ना डेवलप करके आप 70,000 स्क्वायर फीट एरिया डेवलप करो। अब 30,000 स्क्वायर फीट एरिया आप कहाँ जा रहा है, वो खाली ओपन स्पेस में जा रहा है, ठीक है। अब 100 रुपए की चीज ऑटोमेटिकली 120 की हो जाएगी, ठीक है। अब इन्वेस्टर ये बोलता है कि भाई ये चीज महंगी है, ठीक है, बट प्रैक्टिकल इन्वेस्टर प्लान नहीं समझ पा रहा होता, वो ये देख रहा होता है सिर्फ महंगा 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 है। बट एक्चुअल में क्या है कि सर आज जब वो प्लानिंग समझता है ना, ठीक है, तो उससे ये चीज समझ में आती है कि यार ये जो 30,000 इसने खाली छोड़ा है, ऐसे तो लोडिंग भी करती है, ठीक है, तो बट ये 30,000 जो उसने खाली छोड़ा, ये प्रैक्टिकली मेरे आने वाले कल के लिए बेटर के लिए छोड़ा है। क्यों? क्योंकि ओपन स्पेस प्रोजेक्ट के अंदर मैक्सिमम होगा तो उसमें इवेंट एक्टिविटी हो सकती है, शोरूम का जो बेसिकली जो कॉरिडोर्स हैं उनकी जो विड्थ है वो अच्छी निकाली जा सकती है, विजिबिलिटी अच्छी निकाली जा सकती है। तो कहीं ना कहीं आप ये मान के चलो कि सारी जो प्लानिंग है वो डे 1 से करके चलनी पड़ती, तभी सक्सेसफुल हो पाती हैं चीजें। तो ये इसमें ये मैं कहूँगा कि देखो, अगर गोल्फ कोर्स रोड लोग डीएलएफ की वजह से जानते हैं तो ये फैक्ट है भाई, ये मैं भी मानता हूँ और ये मैं बोलता हूँ कि गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड लोग M3M की वजह से जानेंगे, क्योंकि आप गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड पे जाएंगे, सारे जैसे आपने IFC बोला या फिर 65th एवेन्यू बोला, ये सारे एक से बढ़कर एक इनके कॉमर्शियल प्रोजेक्ट है। और आने वाले टाइम में मतलब देखो, हम और आप तो गुड़गांव में तब से रह रहे हैं, DLF आज बेशक बहुत पीक पे है और हर कोई जानता है। हमने आपने DLF को तब देखा है जब गोल्फ कोर्स रोड पे सिंगल रोड हुआ बिल्कुल बिल्कुल राइट, वो नॉर्मल बसेस चला करती थी, लगता था जब, हाँ नॉर्मल बसेस चलती थी, लेकिन लोग कहते मानते नहीं थे। DLF को बहुत मुशक्कत करनी पड़ी लोगों को ये अपना विजन समझाने में। बिल्कुल, शायद M3M भी उसी दौर से गुजर रहा है, बट वो दिन दूर नहीं कि लोग गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड को M3M की वजह से जानेंगे कि भाई ये गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड है। और रही बात सर हालात अच्छे हैं या बुरे हैं, उनका तो आंसर मैं एक ही लाइन में दूंगा। अभी रिसेंटली आई थिंक 1 वीक पुरानी न्यूज है, M3M ने बहुत बड़ा डेप्थ उतारा है, ओके, अप्रोक्स 2500 करोड़ के आसपास, 3500 करोड़ के आसपास डेप्थ है टोटल, 2500 करोड़ सिंगल शॉट में डेप्थ उतारा है। तो हालात अच्छे हैं या बुरे आप यहाँ से अनुमान लगा सकते हैं, इस पे हम ज्यादा ब्रीफ नहीं देंगे। तो वो दिख रहा है कि हालात कैसे हैं, अच्छे हैं या बुरे हैं, समझ रहे हो। जो आदमी 1 शॉट में इतना बड़ा डेप्थ उतार रहा है तो डेफिनेटली हालात उसके दिख रहे हैं कि कैसे हैं, ठीक है। ज़्यादा इस पे ब्रीफ देने की या प्रमोट करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये एक मैसेज समझने वाले को समझ में आता है कि ये क्या मैसेज है, क्योंकि उनका फ्यूचर प्लान और उनका जो विजन है वो अलग है, वो नेक्स्ट लेवल का। आपने बोला ना, जो व्यक्ति अपने ब्रांड और नाम के लिए इतना पैसा लगा सकता है तो उसका विजन अलग है। बिल्कुल, दे आर नॉट हियर टू सेल समथिंग, दे आर हियर टू क्रिएट अ लेगेसी। बिल्कुल, वही वो लोग कर भी रहे। इससे ना दूसरा एक बिल्डर इसी M3M के बाद जो मैं जाना चाहूँगा वो है Omax। बिल्कुल जी, अचानक से गेम में आए, मतलब क्या प्रोडक्ट लेके आए एकदम, जो चांदनी चौक का है। नेक्स्ट उसके बाद जो उनका आने वाला है, जो भाई द्वारका पे, उसके बाद हाँ, जो उसके बारे में थोड़ा बताओ आप। सर एक्चुअली वो भी क्या है कि दिल्ली में डेवलपमेंट जो हो रही है ना, तो ये भी आपने एक अच्छा क्वेश्चन किया है। इससे हम 2 चीजें कवर करेंगे, दिल्ली भी करेंगे, गुड़गांव भी करेंगे। एक्चुअली उसमें क्या है कि दिल्ली के अंदर जमीन तो है नहीं, अब दिल्ली के अंदर जो जमीन पड़ी है वो मैक्सिमम DDA के पास पड़ी है, ठीक है। अब DDA क्या कर रहा है कि DDA इंडिया गवर्नमेंट के साथ मिलके इन्वेस्टमेंट कर रहा है, जमीन DDA की होगी, ठीक है, और इंडिया गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट कर रही है। और उसमें क्या है कि 50,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट करी जा रही है ये टोटल, ठीक है, द्वारका के अंदर। और उसे PPP मॉडल पे डेवलपमेंट कर रहे हैं, ये पब्लिक PPP मॉडल पे, हाँ, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पे। और उसमें उस डेवलपमेंट को डेवलप करने का इंडिया गवर्नमेंट का इंटरेस्ट इसलिए है कि गवर्नमेंट भी ये चाहती है कि आज कोई भी बंदा इंडिया के अंदर आ रहा है ना, तो जब वो एयरपोर्ट से निकले ना, जो अभी UER 2 स्टार्ट होना है, ठीक है, वहीं से टनल स्टार्ट होगी, ठीक है, टनल स्टार्ट होगी तो बंदा सीधा आपका नियर बाय कहीं आपका एक्सप्रेसवे पे जो अपना निकलेगा, जहाँ पे लेफ्ट राइट द्वारका के लिए जाना होगा, एग्जिट वहाँ पे है, या अपना द्वारका विजवासन रेल लाइन क्रॉस, या लेफ्ट लेंगे तो टनल से बाहर निकलेंगे, लेफ्ट लेंगे एक्सप्रेसवे, मतलब आप सीधा एयरपोर्ट से निकले
बिजवासन का जो रेलवे लाइन है उसको आपने क्रॉस किया, अब आपको डिसाइड करना है कि आपको पानीपत चंडीगढ़ जाना है, गुड़गांव जाना है, लेफ्ट मारिए, पानीपत जाना है, स्ट्रेट जाइए, बिल्कुल, क्योंकि सोनीपत पानीपत आप उससे निकल अब वहां पे क्या है कि सराउंडिंग में इनफैक्ट उधर भाई मैं आपको बताऊं बिजवासन का नया रेलवे स्टेशन भी बन रहा है, क्योंकि न्यू दिल्ली वाला जो है वो रीडेवलप होगा, तो बिजवासन में एक नया हाई एंड रेलवे स्टेशन आ रहा है जो ऑलमोस्ट बनकर तैयार हो चुका है ऑलमोस्ट। तो वो जो आपका न्यू दिल्ली का जो फुटप्रिंट है, जो भी आप देखते हो जो ट्रेनें लोगों को पकड़ने गुड़गांव के लोगों को न्यू दिल्ली जाना पड़ता है, वो खत्म हो जाएगा क्योंकि बिजवासन में आ रहा है वो। सर एक्चुअली पता क्या, मार्केट में ना दो तरह के एक क्लाइंट है, एक वो जो हलचल हरी भरी चहल इसको देख के पैसा लगाते हैं, एक वो जो अच्छे से कंसल्ट करके प्रॉपर सारी चीज़ों को समझ के इन्वेस्टमेंट करते हैं। अब ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये चीज़ें क्या है कि ये बेच नहीं रहे, गवर्नमेंट बेच थोड़ा नहीं, समझ रहे हो। तो ये तो क्या है कि अब गुड़गांव की अपडेट तो लोगों को मिलते रहते हैं, बिकॉज क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम डेवलपमेंट बिल्डर ही करते हैं, ठीक है। तो आज कोई हुड्डा का ऑक्शन होता है तो पता भी नहीं चलता आपको और हमें भी नहीं पता चलता कि कब हुआ, ठीक है। तो गुड़गांव में मेजरली डेवलपमेंट बिल्डर करते हैं, तो हल्ला मचा रहता है जी, ये आ रहा है, ये हो रहा है, ये आ रहा है, ये हो रहा है, मतलब एक एक चीज का अपडेट रहता है, मार्केटिंग पीआर। पर दिल्ली में क्या है कि दिल्ली के अंदर अगर बात करें तो वहाँ डीडीए के साथ ये मिलके गवर्नमेंट, इंडिया गवर्नमेंट डेवलपमेंट कर रही है। और द्वारका एक्सप्रेसवे बनाने का सिर्फ रीज़न ये नहीं कि एक ट्रैफिक को आउटर साइड बाहर के बाहर निकाल दें, NH8 का थोड़ा लोड कम हो जाए, वो बहुत बड़े लेवल की प्लानिंग है। प्लानिंग ये है कि बेसिकली बंदा टनल पकड़े, जो मैंने आपको बताया, तो टनल आपने तो आई थिंक उसका वीडियो भी बनाया था, तो कि टनल को उस लेवल पे मतलब इतना अच्छा डिज़ाइन इतना अच्छा बना रहे हैं कि बंदे को फील होगा कि मैं कहीं ट्रैवल कर रहा हूँ, ठीक है। प्लस उसके बाद क्या है कि जैसे ही बंदा द्वारका एक्सप्रेसवे पकड़ेगा ना, तो आपका राइट में यशोभूमि फेस 1 जो बनके डिलीवर हो चुका है और 2 फेस उसके बन रहे हैं, प्लस डिप्लोमेटिक एन्क्लेव, और लेफ्ट में ITC हब डेवलप हो रहा है, ठीक है। ये दिल्ली की बात कर रहा हूँ मैं, दिल्ली के अंदर ही। देन आपका अगर हम राइट लेके अंदर जाते हैं द्वारका की तरफ, तो आपका वहाँ पे ना गोल्फ कोर्स बन रहा है 159 एकड़ में, 159 एकड़ के अंदर गोल्फ कोर्स बनाया जा रहा है, यानी वो भी एक बहुत बड़ा गोल्फ कोर्स है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो आपका 50 एकड़ का जो लैंड बैंक ओमैक्स को मिला है, जो कि स्टेडियम बनना है, ठीक है। तो उसमें क्या कि स्टेडियम भी बन रहा है और मॉल भी बन रहा है। देन उसके अपोजिट साइड में अगर हम बात करें भारत वंदना पार्क बन रहा है, जो कि 200 एकड़ में बन रहा है, ठीक है। पूरा तो ये 7-8 तरह की डेवलपमेंट जो है ना, इनमें गवर्नमेंट 50,000 करोड़ इन्वेस्टमेंट कर रही है, और ये एक होती है कि करेगी, ठीक है, ये प्लान है, ये तो सब कुछ मान के चलो फिनिशिंग स्टेज पे है, ठीक है, सब कुछ फिनिशिंग में है, बिल्कुल ठीक है। और उसके बाद अगर मैं बात करूं जैसे ओमैक्स की, अब प्रोजेक्ट पे आ जाए तो आप ये मान के चलो कि वो प्रोडक्ट की भी क्या है कि स्टेडियम बनाया जा रहा है, और आई थिंक इंडिया में वो पहला स्टेडियम है जो कि आपका क्रिकेट के लिए भी रहेगा, फुटबॉल के लिए रहेगा, ठीक है, प्लस इंडोर गेम्स के लिए भी रहेगा, ठीक है। ओवरऑल यानी स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स है, एक कॉम्प्लेक्स बनाया जा रहा है जिसमें मल्टीपल गेम यानी रहेंगी और इंटरनेशनल स्टेडियम, ठीक है। प्लस दूसरा क्या है कि उसी के साथ में एक क्लब हाउस बनाया जा रहा है, जो कि दिल्ली के अंदर द्वारका के अंदर सख्त जरूरत थी, बिकॉज क्योंकि गुड़गांव में सोसाइटीज हैं, यहाँ क्लब हाउस हैं अंदर ही, वहाँ क्लब हाउस नहीं है। आज सोसाइटीज तो हैं बट वहाँ क्लब हाउस नहीं है, तो वो क्लब हाउस बनाया जा रहा है, तो जिससे वहाँ की सोसाइटी के आसपास के जो लोग हैं वो क्लब हाउस की फैसिलिटी लेना चाहिए तो क्लब हाउस की फैसिलिटी ले सकते हैं। देन उसके साथ में बिल्कुल अपना मॉल बनाया जा रहा है, और मॉल भी वो जो बना रहे हैं वो भी बहुत ही कम ही अपना FAR यूज कर रहे हैं, यानी नीचे कार पार्किंग होगी, देन ग्राउंड फ्लोर, देन फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर, इतना। ये नहीं कि हाँ भी 10 फ्लोर का मॉल बना रहे हैं। रीज़न क्योंकि लैंड साइज बहुत बड़ा है, इतना बड़े मॉल के बनाना बड़ी बात नहीं है, ठीक है, चलाना भी तो है। चलाने के बाद लोग आएंगे तो वो हर एक फ्लोर पे पहुंच पाए, इतनी हिम्मत भी तो रही लोगों के अंदर। क्यों? क्योंकि करीबन मेरे हिसाब से ना करते हुए किलोमीटरों में तो उसकी लेंथ है, जो प्रोजेक्ट की अगर मॉल की बात करूँ किलोमीटरों में तो लेंथ है, ठीक है। तो डेवलपमेंट वो भी काफ़ी बड़ी है,
और बड़े वेल प्लान तरीके से है। यानी वो अपने आप में, जैसे उन्होंने नाम भी जो रखा है दाओमैक्स स्टेट के नाम से रखा है, कि उनका भी यही कहना है कि जैसे चांदनी चौक एक लैंडमार्क है, लैंडमार्क बनाया हमने, ये भी इस एरिया में एक ऐसा एड्रेस बनेगा कि लोग एक्चुअल में देखेंगे कि हाँ कुछ बनाया है। ठीक है, एक्चुअली क्या है कि रेट कभी भी किसी चीज का महंगा सस्ता नहीं होता, रेट होता है प्रोडक्ट का। उसके पीछे जब तक आपने प्रोडक्ट नहीं, हाँ उसके पीछे प्लानिंग क्या है, जब तक आप बैठ के प्रोडक्ट नहीं समझ रहे। सर मैं आज एक चीज सिंपल चीज बोलता हूँ, डीएलएफ ने गोल्फ कोर्स रोड पे जब हाई राइज प्लान किया, सबसे पहले अरालियाज आया था। करेक्ट है, अरालियाज आया तो मार्केट रेट से बहुत महंगा है जी, बहुत महंगा है, बहुत महंगा है। बट एक इंसान था, सपोज आप थे, आपने सोचा यार ये आदमी 100 रुपए की चीज 150 में बेच रहा है, एक बार जाके समझनी तो चाहिए क्यों बेच रहा है। ठीक है, या तो इतनी हवा में आ गया है कि भाई मेरा तो बड़ी मार्केट चल रही है, ठीक है जी, या कुछ ना कुछ तो इसका लॉजिक है। वो गया, उसने समझा, तो उसने देखा यार चीज तो बना रहा अच्छी, तो उसने बाय किया। फिर मैग्नोलियाज आया, वो उससे भी महंगा। भाई एक ही जगह पे आप एक चीज ला रहे हो, अब वो दूसरी चीज उससे भी आप 3-4 गुना प्राइस महंगी भी ला रही हो। ठीक है, तो जो खरीदने वाले थे तब खरीद चुके थे, देखने वाले तब भी देख रहे थे, कमियों वालों ने कमियां निकाली, आज भी निकाली। ठीक है, हाँ जी। और अपना जो खरीदने वाले थे, जिनके पास पैसा था, विजन था, ठीक है, और जिनके अंदर विजन था, उन्होंने सोचा कि भाई लेना ना लेना एक अलग चीज है, एक बार जाके समझा तो जाए। करेक्ट बात है कि साहब इतना महंगा क्यों बेच रहे हो। ठीक है जी, समझा तो लगा यार वाकई। एक मेरा दोस्त था, मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ। एक मेरा दोस्त था, उसके पास उसने उस समय अरालियाज में इन्वेस्ट किया था, लेकिन तब वो उतना ज्यादा पीक पे डीएलएफ का नहीं था और एरिया भी नहीं था। तो उसने कहा यार इसको मैं बेच देता हूँ। आज सोचो उस बंदे की क्या हालत होगी। आप समझ रहे हो, मतलब ये विजन का है कि मैंने उन लोगों को भी देखा है कि जो मेरे ग्रुप सर्कल में थे कि जिन्होंने खरीदा लेकिन वो विजन को नहीं समझ पाए। तो आज वो लोग क्या कहते हैं, अरे बहुत महंगा हो गया। महंगा कोई ऐसा थोड़ी ना कि कुछ भी मांग रहा है। अगर 100 करोड़ बिक रहा है, या डीएलएफ का जो नया एक आने वाला है जो 9000 स्क्वायर फीट से लेकर 16000 का जो एरिया है जो दे रहे, और मैंने पढ़ा कि भाई 100 करोड़ का एक फ्लैट बेचेंगे इंडिया में, पहली बार ऐसा हो रहा है। हाँ, रिसेंटली अल्ट्रा लॉन्च वाले स्टेज, लॉन्च पे वाले स्टेज पे पहली बार ऐसा होगा कि 100 करोड़ की फ्लैट की बात कर रहे हैं। एंड और देखना, जैसा आप तो अच्छे से जानते हो, मतलब इस पे भी नंबर लगेंगे कि भाई मेरे को दिलवा दो। बिल्कुल, क्या लगता है आपको? बिल्कुल बिल्कुल नंबर लगे। सर कमेलियास बेचा है उन्होंने तो ओनली उसी स्टेटस पे बेचा है, ये नहीं है कि आप मुझे इतना बताइए कि इसमें कितना सच है कि डीएलएफ जब बेचता है तो इनवाइट देता है पहले। हाँ वही मैं कह रहा हूँ ना, एक्चुअली क्या है कि कमेलियास जो बेचा वो ऐसे ही बेचा उन्होंने। हाँ। ये नहीं कि आपके पास पैसा है तो आप चले गए, हाँ जी दिखाओ जी कि आप प्रोजेक्ट बना रहे हो ना। पहले आप अपना प्रोफाइल शेयर करो, ठीक है, आपका प्रोफाइल चेक करेंगे कि आपका प्रोफाइल हमारी प्रॉपर्टी से मैच कर रहा है नहीं कर रहा, लोग यहाँ पे आ रहे हैं उनसे मैच कर रहा है या नहीं कर रहा। सिर्फ पैसे पैसे की बात नहीं है, मतलब आप इस प्रॉपर्टी को मेंटेन कर सकते हो नहीं कर सकते, आपकी क्या लेगेसी है पहले आप बताओ, उसके बाद मैं आपको फ्लैट के अंदर। सर आप ये मान के चलो कि कहीं ना कहीं इतने महंगे रेट पे प्रॉपर्टी बिल्डर सेल कर रहा है, इतना बड़ा टिकट साइज है, तो उसके अंदर जेंट्री कौन आ रही है, समझ रही हो। तो जेंट्री तो सर दो ऐसी भी हैं कि जिनके पास पता ही नहीं है पैसा कितना है, बट उनका लिविंग और लाइफस्टाइल आज भी वैसा ही है। आप कह रहे हो कि आपका मतलब बैंक बैलेंस नहीं देखेंगे, स्टेटस देखेंगे, है ना, खानदान रईस होना चाहिए, नहीं जिसका स्टेटस जो मेंटेन, स्टेटस नया नया पैसा आया हो तो पता चल जाता है, इंपॉर्टेंट है ना, वो जरूरी भी है, तभी आप वो ब्रांड वैल्यू मेंटेन कर पाओगे। करेक्ट बात। तो अभी भी जो अपकमिंग जो प्लान्स हैं, ठीक है, तो वहाँ उस एरिया में डीएलएफ के पास अभी भी बहुत जमीन पड़ी है। तो आप ये बोलो कि डीएलएफ जो है वो रोल्स रॉयस 100 करोड़ से तो अभी ये स्टार्ट हो रही है, पता क्या पता अगली बार हम बैठे तो क्या पता स्टार्ट 150 करोड़ से हो। ये भी तो आप ये बोल रहे हो कि जो डीएलएफ है वो रोल्स रॉयस है ना, कि स्टेटस देके गाड़ी देता है, हर किसी को नहीं देते, जैसे रोल्स रॉयस नहीं देते ना, बिल्कुल बिल्कुल हर किसी को गाड़ी नहीं देते। एक और भी चीज है सर, देखो प्लस कमर्शियल में भी वहाँ पे डीएलएफ आपको पता ही है, सामने एम्बियंस मॉल के साथ में वहीं पे बाजू में जो अपना मॉल भी बना रहा है, ठीक है, तो वो भी काफी एक बड़ी अलग डेवलपमेंट है, ठीक है, बड़ी वेल प्लान डेवलपमेंट है। तो सारी ये चीजें जो हो रही हैं, ठीक है, जैसे मैंने एम्फिनियम का बताया, जूल बना रहे हैं। आज लोगों का माइंडसेट क्या है सर, आज 50,000 रुपए का रेट ग्राउंड फ्लोर पे द्वारका एक्सप्रेस वे पे पहुंच चुका है, ठीक है, और बहुत सारे लोगों का 80% लोगों का माइंडसेट ये है कि
गोल्फ कोर्स रोड पे 60-65 हज़ार रुपये का रेट है ग्राउंड फ्लोर का। ऐसा नहीं है कि है भी कई जगह, मैं ये नहीं कहूँगा नहीं है, बट ऐसा भी है कि सेम ही जगह पे 2 लाख रुपए का रेट भी है। समझ रहे हो? तो प्लाजा चले जाओ, हाँ कहीं चले जाओ, कोई रेट ही नहीं है उनका, मौके की चीज का रेट है। Correct है। तो पॉइंट ये है कि देखो अब जो न्यू डेवलपमेंट क्या है, उस एरिया में काफी टाइम कमर्शियल कोई न्यू डेवलपमेंट हुई नहीं। अब आप 15 साल पीछे चले जाओ, 15 साल पहले वहाँ कमर्शियल डेवलपमेंट हुई है, वो चाहे डीएलएफ की हो, ठीक है। उसके बीच में जो आया तो डीएलएफ का कॉर्पोरेट आया, जैसे होराइजन 1 और होराइजन 2, ठीक है। और अगर मॉल वाइज बात करूं या मार्केट वाइज बात करूं, तो कोई भी एक अच्छी लोकेशन की बढ़िया मॉल टाइप कॉन्सेप्ट में कोई चीज नहीं आई, ठीक है। अब 15 साल पुरानी कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी, इंफ्रास्ट्रक्चर प्लान और ब्रांड्स 15 साल पुराने उठा लो, ठीक है, और आज की इंफ्रास्ट्रक्चर टेक्नोलॉजी कंस्ट्रक्शन करने की, तो सर उसमें जमीन आसमान का फर्क आ चुका है, ठीक है। तो आज अगर वहां पे अगर डीएलएफ मान लो कोई कमर्शियल मैं कहता हूँ लेके आता है, आज अगर वो बेचता है, तो सर मेरे को नहीं लगता वो 2-2.5-3 लाख रुपए से नीचे रेट रखेगा। 80,000 रुपए का जो आदमी रेजिडेंशियल का रेट रख रहा है, तो कमर्शियल का मेरे को नहीं लगता 2.5-3 लाख रुपए से नीचे रेट रखेगा। और मैं कहता हूँ जस्टिफाइड भी है, क्यों? क्योंकि वो वैसा बनाएंगे, वो वैसा बनाएंगे। ये नहीं कि प्रेजेंटेशन में कुछ भी दिखा दिया, वो वैसा 3 लाख रुपए वाला 3 लाख में बना 3 लाख वाला बना के दिखाएंगे भी कि ये 3 लाख क्यों है। समझ रहे हो सर? तो सेम क्या है कि कोई भी चीज है ना सर, आज अगर आप हायर सेगमेंट में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, लग्जरी सेगमेंट में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, मार्केट के अंदर मैं कहूँगा आज 20,000 प्लस ब्रोकर्स बैठे हैं, ठीक है। तो उसमें भी क्या है कि सर आपको एक जो रियल एस्टेट भी है ना, रियल एस्टेट भी एक बहुत बड़ा एक अपना पोर्टफोलियो बन चुका है, उसमें भी अलग अलग सेगमेंट हैं। Correct। तो उसमें मैं ये नहीं कहूँगा मेरे से प्रॉपर्टी बाय करो, बट मैं कहूँगा जो भी प्रॉपर्टी बाय कर रहे हो वो आप उस चीज के एक्सपर्ट से बाय करो, जो उस चीज का एक्सपर्ट है। भाई रेजिडेंशियल ले रहे हो, लग्जरी ले रहे हो, तो उसके एक्सपर्ट से बात करो जो उस चीज का एक्सपर्ट ही है, जिसका काम ही सिर्फ वो सेगमेंट का है। अफोर्डेबल सेगमेंट में जा रहे हो रेजिडेंशियल में, ठीक है, तो अफोर्डेबल कहने का मतलब 20 लाख वाला नहीं, आज अफोर्डेबल सब 1.5-2 करोड़ भी गुड़गांव में अफोर्डेबल ही हो चुका है। मतलब आप ये कह रहे हो कि डॉक्टर के पास मत जाओ, स्पेशलिस्ट के पास, स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास, बिल्कुल। तो कमर्शियल के पास जा रहे हो तो सेम कमर्शियल में भी क्या है कि उसके पास जाओ कि जो उस चीज का स्पेशलिस्ट है। ये नहीं कि हाँ जी मेरा जानने वाला डीलर है, मैं उससे बात करता हूँ, वो उससे पूछता हूँ, वो क्या बताएगा, ठीक है। बट जो उस चीज का सर स्पेशलिस्ट है, एक्चुअल जो जानकारी वो आपको दे सकता है, ठीक है। और कमर्शियल का मैक्सिमम इन्वेस्टर जो होता है वो ट्रेडिंग वाला होता है या रेंटल वाला होता है। तो कहीं ना कहीं वो आप ये मान के चलो कि आज खरीद तो लेगा, बट जिस दिन बात आएगी ना ट्रेडिंग की, ठीक है, जिस दिन बात आएगी ट्रेडिंग कब होगी, जब आपकी बाइंग राइट टाइम पे होगी, जब आपकी बाइंग अच्छे रेट पे होगी, जब बाइंग आपकी अच्छी लोकेशन की इन्वेंट्री की होगी, ठीक है, तभी तो आप सर इजीली एग्जिट ले पाओगे, तभी तो आप अच्छा एप्रिसिएशन, अच्छा रिटर्न अगर कंटिन्यू करोगे प्रॉपर्टी बनने के बाद, तभी तो अच्छी आरओआई निकाल पाओगे ना। ठीक है, तो वो आपको एक राइट कंसल्टेंट ही बता सकता है, जो भी जिस सेगमेंट को देख रहा है, जिसका एक्सपीरियंस है उस सेगमेंट का। तो थैंक यू सो मच इतना डिटेल में बताने के लिए। और सबसे जो इंटरेस्टिंग आपने बताया कि गुड़गांव का सबसे बड़ा बढ़ने का रीजन रहा है वो कंटिन्यूसली इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर जो इस शहर का फोकस रहा है, चाहे वो गवर्नमेंट किसी की भी हो, सरकारें आती गई जाती गई, लेकिन स्टार्ट से ये रहा है फोकस कि भाई इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर हो। और उस इंफ्रास्ट्रक्चर ने फिर इन्वेस्टर को अट्रैक्ट किया, और फिर इन्वेस्टर्स ने मिलके, डीएलएफ जैसे डेवलपर्स ने मिलके, ओमेक्स जैसे डेवलपर ने मिलके, सिग्नेचर जैसे डेवलपर ने मिलके इस शहर को आज वहां पहुंचा दिया है जहां पे 100-100 करोड़ के फ्लैट्स बिक रहे हैं और बात आम हो गई है। बिल्कुल, है ना। तो थैंक यू सो मच भाई टाइम देने के लिए, इतना डिटेल में हमें बताने के लिए कि किस तरीके से निवेशकों को निवेश करना चाहिए और कैसे ये शहर बदल रहा है और बढ़ रहा है। और ये फैक्ट है कि ये रुकने वाला है नहीं, ये तो और भी एडाउन होगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट और भी हैं, जैसे गुड़गांव में मेट्रो का विस्तार होना, दिल्ली से अहमदाबाद के बीच में बुलेट ट्रेन की लाइन, अभी तो बहुत सारे जम्प्स आने वाले हैं, ट्रम्प टावर है, आईकिया है। बस वही है, एंड पे शॉर्ट में ये बोल के हम एंड करेंगे इस पॉडकास्ट को कि अगर कोई ये कह रहा है कि गुड़गांव अभी पीक पे आ चुका है, तो सर अभी
पीक पे आया नहीं, अभी स्टार्ट हुआ है। क्या 200 करोड़ का फ्लैट बिकवाओगे यहाँ पे? मतलब 100 करोड़ अगर आप कह रहे हो पीक नहीं है, तो आपके हिसाब से पीक कहाँ पे नहीं होगा? आया है अभी भी Actually पीक नहीं है? नहीं है। वाह। तो अभी भी राइट टाइम है, ठीक है। जिस दिन वो बोलते हैं जागो उस दिन सवेरा, ठीक है। तो सर अभी भी राइट टाइम है, अभी भी जो चीज मिल रही है, बस उसमें आपको शॉर्ट लिस्ट ये करना है कि आपको कौन सी चीज ऐसी है जिसमें अभी बहुत ज्यादा प्राइस एप्रिशिएट नहीं हुए, ये आपको बस शॉर्टलिस्ट करना है। वो आपको गाइडेंस दे पाएगा एक राइट कंसल्टेंट, ठीक है। आप प्रोजेक्ट को, बिल्डर को, सब चीज़ों को साइड करके मैं कहता हूं कि पहले आप मास्टर प्लान को समझो। मास्टर प्लान ही आपको एक्चुअल सही जानकारी दे पाएगा कि कहाँ कहाँ पे क्या डेवलपमेंट हो रही है, और मास्टर प्लान की भी सही जानकारी आपको वो दे पाएगा जो एक अच्छा कंसल्टेंट है, जिसको एक सही जानकारी, एक तजुर्बा है। तो और ज़्यादा किसी की क्वेरी है, जानकारी है, तो पॉडकास्ट को तो बहुत लंबा हम नहीं ले जा सकते, तो हमारी टीम से आप डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं नीचे दिए हुए नंबर पे। आप 1-to-1 सेशन करना चाहते हो, वेबिनार करना चाहते हो, जूम कॉल करना चाहते हो, जैसे चाहते हो, और या ऑन कॉल आप समझाना चाहते हो, जो भी किसी भी तरह की कोई क्वेरी है, या वो आपकी सारी क्वेरीज को सॉल्व किया जाएगा, या कहीं पे भी आप स्टक हो, आपको लगता है कि आप एक्स प्रॉपर्टी में फंसे हुए हो, तो उसमें भी हम आपकी हेल्प करेंगे। हम उसका भी एक हमने बैकएंड डिपार्टमेंट बना रखा है, जो प्रॉपर्टीज़ में कई लोग फंसे भी हुए हैं, तो उसका भी हमने अभी एक वेंचर स्टार्ट किया है कि उसमें भी किसी न किसी तरीके से आपको सही राय दी जाए कि इसमें थोड़ा वेट करना बेहतर है, ठीक है, या जहाँ पे इतना टाइम हो गया वेट करना बेहतर है, या उसको कहीं ना कहीं आप हेल्प आउट करके उसको किसी न किसी तरीके से उसका जो भी है सुलझेड़ा करा के उसको भी उस चीज़ से निकालवाएं। तो मतलब ब्रिकेक्स के भी बहुत सारे आगे चल के आपको प्लान्स, बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी, ठीक है। तो आप कनेक्ट कर सकते हो हमारी टीम से। बाकी ये एपिसोड्स तो आपको टाइमली हम जो भी न्यू इंफ्रा गुड़गांव में अपडेट आता रहेगा, करते रहेंगे, ठीक है जी। थैंक यू। कंस्ट्रक्शन में आपको बताता रहूंगा, भाई आपको बताते रहेंगे रियल एस्टेट में क्या कुछ हो रहा है। तो इनके यूट्यूब चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर देना, और मैं आपको इंफ्रास्ट्रक्चर दिखाता रहूंगा, और टाइम टू टाइम हम दोनों भाई मिलते रहेंगे, क्योंकि रियल एस्टेट के एक्सपर्ट है, 2 डेकेड से ज़्यादा दे चुके हैं, तो इनको बेहतर पता है, और एंड टू एंड सोल्यूशन देना ही इनका गोल है ब्रिक्स का डे 1 से। इसी वजह से इन्होंने बहुत सारे वेंचर्स जैसा कि कहा। आपके लिए राजन भाई मैं कहूँगा, आपने जो शूट जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, आई थिंक 3-4 महीने पहले ही एक शूट आपने किया था हमारा, उसका ड्रोन भी है आपके पास, और एक उसी जगह का एक छोटा सा शूट और मारना, तो आप डिफरेंस आप खुद दिखाना लोगों को कि ये डिफरेंस है गुड़गांव। नहीं, गुड़गांव एक ऐसी सिटी दिखेगा, मतलब गुड़गांव एक ऐसी सिटी उस टाइम पे वो पार्ट को हम ऐसे लग रहा था जब वो पार्ट था ना, कि मतलब कि ये खाली खाली सारा दिख रहा है, तो मतलब स्टार्टिंग खाली लैंड से हो रही है, तो बिल्कुल ही खेत दिख रहे हैं। तो आज आपको वहाँ पे कुछ दिखेगा भाई। आप एक शूट और लेना, मैं इस पे डाउट नहीं करता कि गुड़गांव कितनी तेजी से बदल रहा है, मैं तो वही देख, आप इंफ्रास्ट्रक्चर आपने एक शूट और लेना, दोनों को दिखाना कि 3 महीने पहले क्या था और आज क्या है। लोगों को ये डाउट नहीं है कि गुड़गांव नहीं बढ़ रहा, ये तो किसी को डाउट नहीं है। लोगों के जो सवाल थे वो आपने बेहतर आंसर दिए कि कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए, कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए। डाउट तो भाई किसी को भी नहीं है, क्योंकि ये शहर बहुत तेजी से बढ़ रहा है। तो चलो इसी के साथ आज के इस पॉडकास्ट को यहीं पे हम एंड करते हैं। आपके कोई भी सवाल है तो आप भाई की टीम को कांटेक्ट कर सकते हो, दिए हुए नंबर पे ईमेल कर सकते हो, आप विजिट कर सकते हो इनके ऑफिस में, और इस पॉडकास्ट को आप शेयर भी कर सकते हो अपने फ्रेंड्स के साथ, जिनके पास भी ये कंफ्यूजन है या जानना है कि किस तरीके से निवेश करना चाहिए गुड़गांव में और क्यों खास है ये शहर पूरे देश में। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलता हूं मैं अगले पॉडकास्ट में। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा।